हेलो दोस्तों, मूनलाइट सिनेमा प्रस्तुत करता है कास्ट अवे मूवी की कहानी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक आदमी के जीवन पर जिसका नाम है चक नोलैन। वह एक आइलैंड पर फंस जाता है और वहाँ एक फुटबॉल से बातें करके 4 साल गुजार देता है। कहानी की शुरुआत में एक ट्रक दिखाया जाता है जिस पर लिखा था फेडेक्स। वो ट्रक एक कुरियर कंपनी का था जिसका नाम था फेडेक्स। वहाँ पर चक नोलैन नाम का एक व्यक्ति था। वो उस कंपनी में काम करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम केली था। वो दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वो शादी करना चाहते थे, मगर चक को उसके काम की वजह से देश विदेश घूमना पड़ता था, इसलिए अभी तक उन दोनों ने शादी नहीं की थी। फिर उसे एक दिन मलेशिया जाना होता है। उससे पहले वो केली से मिलने जाता है। वो बोलता है मैं न्यू ईयर तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन केली बोलती है क्रिसमस तो 2 दिन बाद है। वो बोलता है मैं क्रिसमस के गिफ्ट अभी से ले आया। फिर वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। केली चक को उसके परदादा की एक सुंदर घड़ी देती है जिसमें उसका फ़ोटो भी था, और चक उसे एक सुंदर डायरी गिफ्ट में देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और केली से बोलता है मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर वो लोग एक प्लेन में जा रहे होते हैं। उस प्लेन में केवल 2 या 4 लोग ही थे, क्योंकि वो सामान लेकर जा रहे थे, कुरियर का सामान। वो पैसिफिक महासागर के ऊपर से जा रहे थे। तभी अचानक तूफान आता है और उनका प्लेन उस तूफान की वजह से क्रैश हो जाता है। फिर वह समुद्र में गिर जाता है और वहाँ सभी लोग मारे जाते हैं। अकेला चक ही था जो उनमें से बच जाता है। वो एक लाइफ बोट की वजह से बच जाता है और एक आइलैंड पर आ जाता है। फिर अगली सुबह उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक आइलैंड पर पाता है। उस आइलैंड पर कोई मनुष्य नहीं रहते और वहाँ सिर्फ बड़े पहाड़ और नारियल के पेड़ थे। चक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है कोई है यहाँ पर, कोई है क्या? लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। फिर वो वहाँ रेत पर बड़े बड़े शब्दों में हेल्प यू लिखता है ताकि वहाँ से कोई शिप गुजरे तो उसे मदद मिल जाए। और फिर रात को वो वहीं सो जाता है। फिर उसने जो हेल्प लिखा था वो लहरों की वजह से, पानी की वजह से मिट जाता है। लेकिन अब वो बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियों से वहाँ पर फिर से हेल्प लिख देता है, और वहाँ उनके प्लेन में जो कुरियर का सामान था वो भी तैरकर उस किनारे पर आ जाता है। वो सारे सामान को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगता है शायद कोई तो है, हालांकि वहाँ कोई नहीं होता। उस आइलैंड पर कोई जानवर भी नहीं होता। वो आवाज़ नारियल गिरने की थी। फिर उसके पास एक नारियल गिरता है तो वो समझ जाता है कि और कोई नहीं था, आवाज़ नारियल के गिरने की थी। फिर वो वहाँ बहुत सारे नारियल इकट्ठे कर लेता है और उन नारियलों को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वह उनसे पानी निकालकर सही तरीके से नहीं पी पाता। फिर वह नारियल को छेद करके पानी पीना सीख जाता है। वहाँ उसे पानी तो पीने मिल जाता है। उसके सामने समुद्र भरा था, पर वह उस पानी को नहीं पी सकता था क्योंकि वो पानी बहुत खारा होता है। फिर वह इधर उधर पानी में घूमता है। उसे एक गुफा दिखती है। वो वहाँ जाकर आवाज़ लगाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसके पैरों पर चोट भी लगी होती है। उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और फिर वो अपनी पैंट को काट कर उसके पैरों पर लपेट लेता है ताकि उसे चलने में तकलीफ़ कम हो। फिर वो एक पहाड़ की चोटी देखता है जो बहुत ऊंची थी। वो उसके ऊपर चढ़कर देखता है, पर वहाँ दूर दूर तक समुद्र के सिवाय कुछ भी नहीं होता। फिर वहाँ से उसे पानी में कुछ दिखता है तो वो नीचे आकर देखता है
तो उन्हीं के प्लेन के एक पायलट की लाश होती है। फिर वह उसे बाहर निकालता है और उसके पास एक टॉर्च मिलती है और वो उसके जूते भी निकाल लेता है और उस लाश को दफना देता है। और अब वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है एक लकड़ी से, मगर उसने कभी मछली नहीं पकड़ी होती तो उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर उस रात दूर समुद्र में उसे एक शिप दिखती है। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाता है और चिल्लाता भी है। उस टॉर्च से रोशनी भी करता है मगर उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। फिर उस सुबह सोचता है शायद मैं अपनी लाइफ बोट से वहाँ तक किसी तरह पहुँच जाऊँ तो मुझे मदद मिल जाए। वो ऐसा ही करता है, अपनी लाइफ बोट से समुद्र में आगे जाने की कोशिश करता है मगर पानी की लहरें उसकी बोट को वापस धकेल देती हैं और इसी बीच उसे पैरों पर चोट भी लग जाती है और उसकी बोट में से भी हवा निकल जाती है और अब वह थक कर वापस वहीं पर आ जाता है। फिर वहाँ बारिश होती है। वो बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चला जाता है और वहाँ उस गुफा में एक छोटे से खड्डे में बारिश का पानी रिस रहा होता है। उस पानी को पीता है और वहीं पर टॉर्च की रोशनी के सहारे सो जाता है। मगर जैसे जैसे रात होती गई उस टॉर्च की रोशनी भी खत्म हो जाती है। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह उसने जो सामान पैकेट्स इकट्ठा किए थे उनको खोलता है तो उसमें एक फ्रॉक निकलती है, एक फुटबॉल निकलती है और एक बॉक्स में कुछ कैसेट्स और स्केटिंग के जूते मिलते हैं और उनमें से एक बॉक्स को वो नहीं खोलता जिस पर पंख का चित्र बना होता है। बॉक्स में उसे कोई खाने की चीज़ नहीं मिलती। वह स्केटिंग के जो जूते थे उनको वह चाकू की तरह इस्तेमाल करता है। वो उनसे नारियल छिलता है और जो फ्रॉक थी उसमें जालीनुमा कपड़ा था उसको वह मछलियाँ पकड़ने के काम में लेता है और एक लकड़ी को नुकीला करके वह केकड़ा पकड़ता है मगर उससे कच्चा केकड़ा खाना अच्छा नहीं लगता। फिर वह आग जलाने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन वह आग नहीं जला पाता। फिर वह एक नारियल को खाने के लिए घिस रहा था। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना एक लकड़ी के ऊपर लकड़ी घिसने से आग जलाई जा सकती है। फिर वह उसी तरह आग जलाने की कोशिश करता है मगर उसे चोट लग जाती है। अब वो परेशान होकर चिल्लाने लगता है और सामान फेंकने लगता है। फिर उसे वहाँ फुटबॉल मिलती है जिस पर उसके खून वाले हाथ का निशान था। वो उसको एक चेहरे की तरह बना लेता है और उसका नाम विल्सन रखता है क्योंकि उस बॉल पर पहले से विल्सन लिखा था। फिर वह हिम्मत करके फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और वह बहुत कोशिश के बाद आखिरकार आग जला लेता है। आग के जल जाने से वह बहुत खुश हो जाता है और फिर वह उस रात आग में केकड़े को भूनकर खाता है और उस बॉल से बातें भी करता है। जिसके ऊपर उसने चेहरा बनाया होता है उसे वो विल्सन नाम देता है। फिर वो विल्सन से बातें करते हुए उससे उसके घर की दूरी को कैलकुलेट करता है तो वह अपने घर से 1,60,000 किलोमीटर दूर होता है और वह केकड़े को खा रहा होता है। तभी उसके दांत में दर्द भी हो रहा था। हालांकि उसके दांत में दर्द पहले से था। वो उसे डॉक्टर को बताना भी चाहता था मगर वो बता नहीं पाता है। अब उस रात उसे वो दांत बहुत दर्द कर रहा होता है। वो विल्सन से बोलता है, यार पहले मैं जब खाना खाता था तब ये दांत दर्द करता था पर अब ये पूरे दिन दर्द करता रहता है। क्या बोलते हो विल्सन, मुझे इस दांत को निकाल देना चाहिए। फिर वो उस स्केटिंग वाले जूते से उसके दांत को निकाल लेता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और अब इसी तरह उस टापू पर रहते रहते उसको 4 साल का समय हो जाता है और वो बॉल भी वह हमेशा उसके साथ में रखता है और उससे बातें करता रहता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब पहले वह मोटा तगड़ा था लेकिन इसका शरीर भी दुबला पतला हो चुका था और उसकी दाढ़ी और सिर के बाल भी बढ़ चुके थे। वो एक आदि मानव की तरह दिखने लगा था।
वो अब दूर से ही लकड़ी फेंककर एक मछली को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको ये काम करते हुए अब 4 साल गुजर चुके थे, इसलिए वह मछली पकड़ने में अब एक्सपर्ट हो चुका था। फिर किनारे पर उसे एक प्लास्टिक की शीट मिलती है। वह उस शीट को देखते हुए सोचता है इससे काम हो जाएगा। दरअसल वो अब एक नाव बनाने का सोचता है, और नाव को बनाने में उसे बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। और आखिरकार वह उस फुटबॉल विल्सन से बातें करते हुए एक नाव बना लेता है। और फिर एक रात वह विल्सन से बोलता है, क्या हम उस नाव से कामयाब हो जाएंगे? और बोलता है, हमें हवा के सही दिशा में बदलने का वेट करना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। फिर बातें करते करते उसे अचानक गुस्सा आ जाता है, और वह विल्सन से बोलता है, मैं यहाँ अकेला रहकर मर जाऊँ, उससे बेहतर होगा मैं समुद्र में जाऊँ, और यहाँ मैं पागलों की तरह एक बॉल से बातें कर रहा हूँ। फिर वो विल्सन को बाहर फेंक देता है, लेकिन उसे विल्सन उस बॉल से इतना लगाव हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता, क्योंकि उसने उस बॉल विल्सन के सहारे उससे बातें करते हुए 4 साल का वक्त निकाला है, इसलिए अब वह उससे जुड़ चुका था। फिर वह ज़ोर ज़ोर से विल्सन विल्सन करके पुकारता है और रोता है, पानी में इधर उधर बेचैनी से ढूंढने लगता है। फिर विल्सन उसे मिल जाता है। वो उससे बोलता है, ओ मेरे दोस्त विल्सन, मुझे माफ़ करना। फिर विल्सन का चेहरा पानी से खराब हो जाता है। वो उसे ठीक करता है और अगली सुबह वह एक लकड़ी पर कपड़ा बांध कर रखता है, ताकि उसे हवा का रुख बदलेगा तो पता चल जाए। और वह एक चट्टान पर अपना नाम लिखता है, चक नॉलन, और लिखता है, मैं यहाँ 4 साल तक रहा हूँ। फिर अचानक हवा का रुख बदलता है। फिर वह अपनी नाव को पानी में उतारता है और विल्सन को भी उस नाव एक लकड़ी के सहारे बांध देता है और बोलता है, हम लोग इन लहरों को पार कर लेंगे विल्सन। फिर वह बड़ी मुश्किल से उन लहरों को पार करके आगे निकल जाते हैं, जहाँ समुद्र का पानी एकदम शांत होता है। फिर वहाँ रात हो जाती है और बारिश होती, तूफान आता है, और कुछ देर बाद वह तूफान थमने के बाद चक को वहाँ पर नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और अगली सुबह विल्सन उस पानी में बह जाता है। वो फुटबॉल विल्सन खो जाता है। वो उससे बहुत दूर पानी में बह रहा था। वो उसको वापस लाने पानी में कूदता है और विल्सन विल्सन करता हुआ उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अब वो बॉल विल्सन पानी में बहुत दूर निकल जाता है। उसे उसके खोने का बहुत दुख होता है, बहुत पछतावा होता है। वो उसे खोकर बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, और अब वह उस नाव में अकेला होता है। वो पहले भी अकेला ही था, लेकिन उसे लगता था उसके साथ विल्सन है। फिर वहाँ एक बहुत बड़ी शिप आती है। वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लिया जाता है। आखिरकार वह उस आइलैंड से बचकर वापस आ जाता है, और फिर फेडेक्स कंपनी के लोग उससे पूरी जानकारी लेते हैं कि उन सभी के साथ क्या हुआ और तुम वहाँ आइलैंड पर अकेले कैसे रहे। सभी लोग उसे बधाई देते हैं, क्योंकि वो 4 साल बाद बचकर अकेला वापस आया होता है। फिर वह केली से मिलने जाता है। केली समझ गई थी कि चक अब मर चुका होगा। उसने 1-2 साल उसका इंतज़ार करके उसने शादी कर ली थी। उसका एक बच्चा भी था। फिर वह उसे देखते ही गले लगा लेती है, और केली बोलती है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया मगर तुम नहीं आए। फिर चक उसे वो घड़ी वापस देता है और बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर अब तक ज़िंदा रहा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर केली के पास चक की कार होती है। उसने उसे संभाल कर रखा था। वो उसे कार की चाबियां देती है। वो कार को लेकर जाने लगता है, मगर केली उसे जाते हुए देख रही थी और वह बेचैन हो जाती है और वो उसे आवाज़ लगाती है, चक चक रुको चक।
फिर चक भी कार को रोक लेता है और केली दौड़कर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, सब लोग बोलते थे तुम मर चुके हो, मगर मुझे विश्वास था कि तुम जिंदा हो। और बोलती है, मेरा पहला प्यार तुम ही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चक भी बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर कुछ देर तक दोनों चुपचाप सोचने लगते हैं। फिर चक कहता है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए केली। वो केली को उसके घर छोड़ आता है और वो अपने एक दोस्त से बोलता है, मैं 4 साल उस आइलैंड पर इस उम्मीद से ज़िंदा रहा कि केली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वहाँ मुझे चोट भी लगी, बहुत तकलीफ़ें भी सहन की और मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर मैं ये नहीं कर सका और मैं किसी तरह उस आइलैंड पर ज़िंदा रहा और अब मैं यहाँ पर हूँ। फिर अगली सुबह वह अपनी कार में बैठकर एक पार्सल डिलीवर करने जाता है। वो वही पार्सल था जिसको उसने आइलैंड पर खोला नहीं था, जिस पर पंख बने हुए थे। वो उसे एक घर में देने जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वह उस पैकेज पर एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव माई लाइफ, और नीचे चक नोलन लिखता है और उसे वहीं पर रख देता है। और अब वो एक 4 रास्तों के बीच में आकर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि कहाँ जाऊँ। तभी वहाँ एक गाड़ी में लड़की आती है। वो बोलती है, आपको कहाँ जाना है? वो बोलता है, वही सोच रहा हूँ। फिर वो लड़की उसे उन रास्तों के बारे में बताती है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी गाड़ी के पीछे वही पंख वाला स्केच होता है जो उस बॉक्स पर था। वो ये देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके घर पर मैंने पार्सल डिलीवर किया है। फिर वो कुछ देर तक खड़ा रहकर सोचता है और फिर कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।